Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today revision class, we will revise solubility and Henry law. We will revise solubility and Henry law. And as I have told you about the solubility in yesterday class, and also I told you about the factor affecting the solubility. Factor affecting the solubility. Okay. What were the factors? Factors were first the nature of solute and solvent, like dissolved like. Next was size of solute, then temperature. Now in the solubility, today we will see the effect of pressure on the solubility of solid in liquid and gas in liquid. Okay, let's see. Then you see here effect of pressure. Effect of pressure on solubility. Solubility. There is no effect of pressure on the solubility of solid or liquid in any liquid solvent. Next one is in case of gas in liquid, solubility increases. On increasing प्रेशर. ठीक है. तो अगर हम कोई सॉलिड या लिक्विड सॉल्यूट लेते हैं डिसॉल्व करने के लिए, अगर हम कोई सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट लेते हैं डिसॉल्व करने के लिए किसमें, सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो वहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनके पार्टिकल्स में मोशन मिनिमम होते हैं. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं गैस पार्टिकल की बात करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. तो वैसे केस में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी. ऐसा हेनरी लॉ में भी बताया गया है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर बढ़ती जाएगी. ओके, तो इसको नोट कर लीजिए. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन एनी लिक्विड सॉल्वेंट. ओके, इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड solubility increases on increasing the pressure. ओके, नोट कर लीजिए फटाफट.
हैव यू रिटन? अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हमने सॉल्युबिलिटी देखा कि जो गैस जो सॉलिड और लिक्विड है उनके ऊपर तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गैस है लिक्विड के अंदर अगर डिजॉल्व करना है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं। तो ऐसे केस में हमें एक लॉ पढ़ना है, हेनरी लॉ। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी सॉल्युबिलिटी में हम चल रहे हैं, नोट कर लिया होगा। हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि किसी भी गैस का अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर किसी भी सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं और वो गैस के फॉर्म में है, तो जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी क्या है? बढ़ती जाएगी। तो हेनरी के हिसाब से ये partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction in the solution। मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। चलिए लिख लेते हैं हम लोग को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या अकॉर्डिंग to this law, partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in solution। ठीक है, सॉल्यूशन। इस लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज में गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, या जितना हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा P प्रोपोर्शनल टू X और P इक्वल टू KH into X, where KH is the Henry's constant। ओके, हेनरीज कांस्टेंट नोट कर लीजिए फटाफट। हैव यू नोटेड?
तो हमने ये जान लिया कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का होता है इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. P partial pressure directly proportional to the mole fraction, where P is equal to KH upon X. अब यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ से हम देखें तो इक्वल टू P अपॉन एक्स हो जाएगा। एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन भी है और ये हमारा सॉल्युबिलिटी भी है, सॉल्युबिलिटी ये हमारा सॉल्युबिलिटी भी है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। जितना ज्यादा वैल्यू KH की होगी, higher the value of KH, lower will be solubility of gas in solution। ठीक है, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, दूसरी बात कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम जानेंगे, वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी लॉ की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, ओके, और यही रीजन है, कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि क्यों जो है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वाई डू एक्वेटिक एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल इन द cooled water than the warm water? Why do aquatic animal feel comfortable in cooled water in comparison to warm water? ठीक है, वार्म वाटर के कंपैरिजन में क्यों जो है कि एक्वेटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर में ज़्यादा जो है कि कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसका रीज़न यही है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। दिस इज द रीजन why aquatic animal feel comfortable
comfort in cool water move dissolved oxygen then the what then the warm water ठीक है। क्योंकि अगर कोल्ड रीजन में हम जाएंगे, कोल्ड रीजन की बात करते हैं, तो कोल्ड रीजन में क्या होगा कि उस समय जो हेनरी लॉ की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे कंडीशन में प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगी वो उनकी लाइफ के लिए उतना बेटर होगा, उतना उनकी लाइफ के लिए क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, लेकिन उसके अपोजिट हम ये देखें कि अगर हम वार्म वाटर में जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, गैस इवॉल्व होने लगती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कम होने लगता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये रीज़न है। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि KH की वैल्यू हायर जब होती है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, कम होती है। ठीक है, KH की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो गैस सॉल्युबल कम है, तो उस कंडीशन में एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन कम से कम मिलेगी, ऑक्सीजन क्या है, कम से कम मिलेगी। लेकिन अगर वहीं पे KH की वैल्यू घट गई टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और उसका रीजन ये होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल है उस कंडीशन में अधिक से अधिक ऑक्सीजन पाएंगे और जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेनरी लॉ। अब इसका हम लोग जो है कि एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में, पार्शियल प्रेशर के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जो उसका स्लोप होगा वो हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट को बताएगा। ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और ये हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलेगी, और इस स्ट्रेट लाइन की मदद से हम यहाँ पे KH की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्लोप है, KH क्या है, स्लोप। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गया हमारा ग्राफ, भी हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन। कि इस हेनरी लॉ का हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्यों हमें इसको पढ़ना है, क्यों इसको हमें जानना है। ठीक है, अक्सर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को ये समझ के पढ़ते हैं कि हमें बस पढ़ना है, हमें ये क्लास पास करनी है, तो उससे काम नहीं बनने वाला है। हमें जब तक हम उसको अपनी जनरल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तब तक क्या है, पढ़ना बेकार है। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे पहला एप्लीकेशन इसका क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट
drink and soda water। सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज पास टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है। जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं या सोडा वाटर पीते हैं, तो जो वो बॉटल्स होती हैं, उस बॉटल को जब हम ओपन करते हैं तो जो बुलबुले दिखाई देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम सील करते हैं बॉटल को, तो उसके कंटेंट हैं जो अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा यूज इसका हम स्कूबा डाइविंग में करते हैं। जब स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें हीलियम गैस भी होती है। एक्चुअल में होता है क्या कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब प्रेशर बढ़ता है, वहाँ डिकम्पोजिशन भी बढ़ता है, ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है। ठीक है। वहाँ पे जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो है वो डाइवर्स के लिए कम होती जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी से बेंट नाम की बीमारी हो जाती है, शरीर अकड़ जाता है। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे हीलियम एज ए इनर्ट गैस के रूप में मिला दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल स्कूबा डाइवर्स को हो जाती है। ठीक है। तो आइए नोट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट accompanying द डिकम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ द डीप सी डाइवर्स। ये जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो नाइट्रोजन है उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है। अब ऑक्सीजन की एबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से शरीर में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, बॉडी बेंड करने लगती है। तो उससे बचने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम के साथ, हीलियम गैस के साथ, और इसका यूज कर लेते हैं ब्रीदिंग गैस के फॉर्म में, इसका यूज कर लेते हैं ब्रीदिंग। तो कहने का मतलब यही है बस कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो डाइवर्स जो होते हैं उन्हें ऑक्सीजन कम से कम मिल पाती है। ठीक है। प्रेशर बढ़ने पे नाइट्रोजन का जो है कि डिसोल्यूशन बढ़ने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और शरीर जो है बेंड करने लगता है। तो उससे बचाने के लिए हीलियम गैस को ऑक्सीजन के साथ डाइल्यूट करके दिया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन अधिक से अधिक अवेलेबल हो पाती है और उस कंडीशन में पेनफुल इफेक्ट नहीं मिलता है, यानी बेंड नहीं होता है। ठीक है। तो समझ में आ गई बात। एक तो यूज हो गया हमारा सॉफ्ट ड्रिंक में, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं जिससे कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा है कि मिनिमाइज करने के लिए, पेनफुल इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे O2 को डाइल्यूट करके जो है कि लेस रिएक्टिव गैस के साथ दिया जाता है, जो ब्रीदिंग गैस का काम करता है। ठीक है। जिससे कि जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो कमी पूरी हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक और यूज देख लेते हैं, थर्ड। इसमें जैसे कि अगर कोई पहाड़ों पे जब हम चढ़ते हैं तो पहाड़ों पे चढ़ने पे हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम एनरोक्सिया कहते हैं। ठीक है। तो एट हाई एल्टीट्यूड
on increasing, ये कह सकते हैं एट हाई एल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर of oxygen of O2 decreases in comparison to ground लेवल के कंपैरिजन में जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो कम होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीजेस। ग्राउंड लेवल पे जो है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और जब लैटिट्यूड पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है। अब इससे क्या हो जाता है कि दिस रिजल्ट्स decrease in concentration of O2 in blood which leads to एनोक्सिया कह सकते हैं, एनोक्सिया, ओके, एनोक्सिया कह सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी बोल सकते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू लो ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो घट जाता है ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में। यानी ग्राउंड लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हम अच्छे से सुचारू रूप से कोई भी काम कर पाते हैं। लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर जो होता है वो कम होता जाता है और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत, सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। इस तरह से हम जान गए हेनरी लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। अब इस हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ को डाल्टन्स लॉ को यूज़ करके हम लोग जो है कि एक नए लॉ को पढ़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नए लॉ के सॉल्यूशन के लिए जो काम करता है, ये यहाँ पे हमने गैस के लिए यूज़ किया। इसी तरह से डाल्टन्स लॉ गैस का है, जिसमें बताया गया कि पार्शियल प्रेशर, अगर एक सिलेंडर के अंदर ढेर सारी गैसेस हैं, उन गैसेस की पार्शियल प्रेशर को अगर जोड़ दिया जाए तो जो टोटल प्रेशर आएगा और पार्शियल प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा। किसी सिलेंडर का जो जितना भी टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर के अंदर जितनी भी गैसेस होती हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसमें कि प्रोपेन ब्यूटेन होती है, तो उनके पार्शियल प्रेशर को अगर सम कर दें तो हमें उसका टोटल प्रेशर पता लग जाता है, ओके।
चलिए ठीक है, तो आज हम देखेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ हम लोग पहले आज थोड़ा सा देखेंगे राउल्ट्स लॉ, फिर उसके बाद राउल्ट्स लॉ। It is based on Henry's and Dalton's partial pressure law. It is applicable for solution। ये सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जिसके अंदर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं उसमें ये काम करता है। तो कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे रिवीजन सेशन में, अगले सेशन में हम लोग जो है कि राउल्ट्स लॉ को डिटेल में रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।